किसानों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है और भी तेज हो गया है, लेकिन समाधान अब भी कोसों दूर है। इन सब के बीच किसान आंदोलन की बड़ी जो रणनीति है वो बनती हुई नजर आ रही है। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद किसान दिल्ली नोएडा बॉर्डर खोलने को तैयार हो गए, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हटने को तैयार हुए किसान कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली जयपुर हाईवे पर चक्का जाम और प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस के जवानों को दिल्ली जयपुर हाईवे के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। अगर कोई किसान यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आता है तो इस रोड को इस सीमेंट बॉक्स के द्वारा जो है बंद कर दिया जाएगा, पुलिस का ये कहना है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद है। किसान रोज नई रणनीति बना रहे हैं। नया ऐलान हुआ है कि किसान अब 14 दिसंबर को देश भर में भूख हड़ताल करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि जब सरकार किसानों की हर बात सुनने को तैयार है तो फिर आंदोलन तेज करना गलत है। हमने कहा उसको हम नहीं लाएंगे और पोल्यूशन का कहा था, पोल्यूशन के लिए हम रिलीफ देंगे किसानों को। जितनी भी डिमांडें उन्होंने मांगी थी वो हमने सारी मानी। किसानों के प्लान को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। सीमेंटेड बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री से वैसे किसान भी मिलने पहुंचे जो किसान कानून के हक में है, लेकिन बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान इस कवायद को महज दिखावा बता रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है। हर दिन किसान अपने आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन किसानों से मुलाकात की और कहा कि कानून रद्द न किया जाए क्योंकि उन्हें इस कानून से फायदा मिल रहा है। आड़ती फोन करता, पेमेंट आ गई आपकी, नहीं हमने आड़ती के पास जाना पड़ता था, ये पेमेंट हमारे खाते में आती है, हमें पता लगा और आड़ती हमारे पास आता था। हम बहुत खुश है। किसान हरियाणा से आए थे। इन किसानों ने सरकार को ज्ञापन दिया जिसमें समर्थन देने का जिक्र था। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए हैं उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है। वहीं बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने इस मीटिंग को प्रायोजित बताया और कहा कि ये किसान सरकार के पैरोल पर काम करते हैं और सरकार की भाषा बोल रहे हैं। तो ये सरकारी पैरोल पर रहते हैं कुछ संगठन। भाई हमें तो फसल बेचने पर नुकसान हो रहा, उनको फायदा हो रहा, वो मंडी हमें बता दे कहाँ पे फायदा हो रहा। किसान आर पार के मूड में है और किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इन सब के बीच टिकरी बॉर्डर पर किसान जमे हैं, लेकिन मौसम की वजह से किसानों के बीमार होने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में वहां पर मेडिकल कैंप का इंतजाम किया गया है। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में बैठे किसान लगातार बीमार हो रहे हैं। उनके तबीयत खराब होने की खबरें भी सामने आ रही है और इसको देखते हुए यहाँ पर फ्री मेडिकल सेवा कैंप लगाया गया है। ये पंजाब के कुछ डॉक्टर्स हैं, उनका एक एनजीओ है और उन्होंने यहाँ पर फ्री ये कैंप लगाया है ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो बीमार हैं और पिछले 18 दिनों से यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। यहाँ डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह की दवाइयाँ यहाँ पर आपने रखी हुई है? यहाँ सभी दवाई है, सभी, किसी को उल्टी हो, कोई दस्त हो, बुखार हो, कोई और प्रॉब्लम, कोई जख्म हो, इस तरह सभी दवाई है हमारे पास। अब तक लगभग कितने लोग होंगे जो आंदोलन में बैठे हुए हैं जिनको आप लोगों ने फर्स्ट एड मुहैया कराया है, जिनकी तबीयत बिगड़ी हुई, ऐसी कोई संख्या? हमारे पास रोज़, हर रोज़ डेली लगभग 5000 आदमी दवाई लेकर। बंगाल की सियासत में हिंदू, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एंट्री हो गई है। प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बोल के बाद टीएमसी के मंत्री ने भी एक सनसनीखेज बयान दे दिया। पश्चिम बंगाल में बम, गोला बारूद और खूनी संग्राम के बीच अब तीर चुभने वाली सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ममता दीदी पर हमला करते हुए विवादित बयान दे डाला तो ममता के मंत्री भी अपनी बातों से सनसनी फैला रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया और कहा कि बंगाल पाकिस्तान नहीं है और बंगाल में हर हाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। बंगाल का हिंदू ममता के साथ नहीं है। ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है। लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है, वो मुंह तोड़ जवाब को देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा। यानी बंगाल की सियासत में धर्म ने धमक दे दी है। प्रज्ञा के इस बयान के आते आते सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी का भी एक विवादित बयान सामने आ गया। सुब्रत ने कहा कि अगर बीजेपी चुनाव हार गई तो ममता की हत्या करवा सकती है।
ওরা যদি না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে ওরা, দেখবেন। बयानबाजी का ये दौर बंगाल चुनाव की बिसात बिछाने के लिए चल रहा है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और बीजेपी को जवाब देने के लिए टीएमसी ने भी अपनी चाल चल दी है। तमिलनाडु में सीबीआई की कस्टडी से 103 किलो सोना गायब हो गया। अब अदालत ने पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। तमिलनाडु में सीबीआई की सेफ कस्टडी में रखा सोना कोई उड़ा ले गया और सीबीआई को इसकी खबर तक नहीं हुई। 103 किलो सोना सुराना कॉर्पोरेशन की सेफ और वॉल्ट में रखकर सील करने के बाद भी गायब हो गया। 400 किलो सोने में से 103 किलो सोना कम हो गया, जिसकी कीमत करीब 45 करोड़ बताई गई है। लापरवाही का मामला सामने आने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीसीआईडी को मामले की जांच का आदेश दिया है। सीबीआई ने 2012 में चेन्नई के सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिस में छापा मारा था। इस दौरान 400 किलो सोने की छड़ें और गहने जब्त किए गए थे। गायब हुआ सोना इसी का हिस्सा है, लेकिन सीबीआई पूरे मामले में खुद को बेकसूर बता रही है। उसका दावा है कि सेफ में सोना रखने के बाद उसकी 72 चाबियां जांच एजेंसी से जुड़े मामलों के लिए बनी और चेन्नई प्रिंसिपल स्पेशल कोर्ट के हवाले कर दी गई थी। दलील ये भी है कि एसबीआई और सुराना के बीच कर्ज के सेटलमेंट के लिए अपॉइंट किए गए लिक्विडेटर को सोना सौंपते वक्त अलग अलग तौला गया था। इसकी वजह से वजन में अंतर हो सकता है। सीबीआई के विरोध के बावजूद अब पूरे मामले की जांच एसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट 6 महीने में देनी है। भोपाल में नशे के सौदागर नौजवान नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने जहरीले इंजेक्शन के साथ एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नशे के काले कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। सूबे के नौजवानों को इस जहर में धकेलने के मकसद से शहर में जहरीले इंजेक्शन का डोज बांटा जा रहा है। क्राइम ब्रांच के हाथ एक ऐसा गिरोह लगा है जिसके पास से 184 नशे के इंजेक्शन और सैकड़ों निडल बरामद किए गए हैं। इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन को खरीदा गया। खरीदने के उपरांत दोनों जगह क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है दबिश दी। उसमें करीब 184 इंजेक्शन, 200 सिरिंज करीब हम लोगों ने वहाँ से अभी बरामद किया। ये नशे के वो इंजेक्शन है जिसे बेचने की सख्त मनाही है और ये प्रतिबंधित है। ये इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है, लेकिन ऐशबाग और छोला थाना इलाके में ये जहर खुलेआम बिक रहा है। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद पूरे रैकेट का खुलासा होगा। 4 लोगों से संबंध में हमने जो अभी लोगों को पकड़ा और उनसे हम अभी पूछताछ कर रहे हैं। नशे के इन सौदागरों को पुलिस और ड्रग विभाग की जॉइंट ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया। ये सौदागर है जो नौजवानों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान सरकार की उल्टी गिनती जारी है और विपक्ष आज लाहौर रैली के जरिए उसकी ताबूत में अंतिम कील ठोकने वाला है। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। पाकिस्तान के सिरफरे सुल्तान जाने वाले हैं। बाजवा के कायर फौजी की बुनियाद हिलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के 11 विपक्षी दलों ने इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। विपक्षी गठबंधन पीडीएम की छठी रैली आज लाहौर में होने वाली है, लेकिन इमरान सरकार इसे किसी भी तरह से रोकने पर आमादा है। पहले कोरोना का खौफ दिखा रही थी, अब आतंकी हमले का डर बता रही है। लाहौर में 11 विपक्षी पार्टियों का यलगार। सरकार ने आतंकी हमले का दिखाया डर। तहरीके तालिबान रैली के दौरान हमला कर सकता है। पाकिस्तान में विपक्ष ने जब जब सरकार को घेरा, तब तब इमरान ने विपक्ष को डराने की कोशिश की। सरकार यह भी बता रही है कि रैली में आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या किया, यह इमरान नहीं बता पा रहे। वहीं पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस रैली के बाद कठपुतली प्रधानमंत्री इमरान खान अकेले रह जाएंगे और सरकार विरोधी अभियान का दूसरा दौर शुरू होते ही इमरान का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। मरियम नवाज शरीफ। इधर भारत के खिलाफ साजिश करने वाले दुश्मनों की अब खैर नहीं है। पहले से ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाले राफेल में एक ऐसा सिस्टम लगने वाला है जो दुश्मनों को खोज करके उन्हें नेस्तनाबूद कर देगा। वायुसेना की सुपर मशीन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। आसमान का इस सिकंदर अब दुश्मनों को खोज कर मारेगा। भारतीय वायुसेना का बाहुबल यानी कि राफेल लड़ाकू विमान दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयरफोर्स ने जिस खास वेपन सिस्टम हैमर की मांग की है, उसका फ्लाइट टेस्ट हो चुका है। हैमर एक ऐसा हथियार है जो बिना जीपीएस के भी अपने टारगेट को ढूंढकर खत्म कर सकता है। हैमर किट को अलग अलग साइज के बमों के साथ फिट किया जा सकता है।
ये मिसाइल 125 किलो, 250 किलो, 500 किलो और 1000 किलो के बम छोड़ सकती है। 1000 किलो वाले जिस वर्जन का फ्लाइट टेस्ट हुआ है वो बंकर तक को तबाह कर सकता है। इसकी ताकत ऐसी है कि ये मिसाइल कंक्रीट की कई मीटर सतह को पार कर सकती है। ये मिसाइल भारत आने वाले राफेल विमानों के बेड़े का हिस्सा होगी। हैमर को एक साथ कई टारगेट्स पर हमला करने के लिए यूज किया जा सकता है और इसके लिए बहुत खर्च करने की जरूरत भी नहीं। डेटा लिंक की कैपेबिलिटी भी है और टारगेट पर अटैक करने के लिए जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और अगर बात राफेल के साथ इसकी जोड़ी की करें तो जेट में 250-250 किलो की 6 हैमर मिसाइलें एक साथ तैनात की जा सकती है। देश आज उन वीरों को याद कर रहा है जिन्होंने 19 साल पहले संसद को घातक आतंकी हमले से बचा लिया था। पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस कायराना हरकत का जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज फिर वो तारीख है जब 19 साल पहले पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत के लोकतंत्र के मंदिर पर कायराना हमला किया था। पीएम मोदी समेत तमाम सांसदों ने आज उन शहीदों को याद किया जिन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर की रक्षा की खातिर अपनी जान गंवा दी। मोदी ने कहा, हम 2001 के आज के दिन हमारी संसद पर हुए कायराना हमले को कभी नहीं भूलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्र बड़ी कृतज्ञता से उन बहादुर शहीदों को याद करता है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर के उन रखवालों के बलिदान को याद करते समय हमें आतंकी ताकतों को हराने के हमारे संकल्प को और मजबूत करना है। 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के 5 आतंकियों को हमारे जवानों ने मार गिराया था। संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत के साथ कुल 9 लोगों ने जान गंवाई थी। आतंकवादियों ने 45 मिनट तक लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसके दाग आज भी हर भारतीय के सीने में मौजूद हैं। चीन को फिर बड़ा झटका देने की भारत की तैयारी है। इस बार झटका होगा चुंबक और बायोकेमिकल वाला, यानी कि ऐसा झटका जिससे जान छुड़ाना काफी मुश्किल होगा। मेड इन इंडिया से मेक इन इंडिया का सफर आत्मनिर्भर भारत पहचान चुका है। इस पहचान ने चीन की नींद भी उड़ा दी है। चीन के उत्पादों पर एक के बाद एक प्रतिबंध के साथ ही स्वदेशी सामानों के निर्माण और प्रोत्साहन को बढ़ावा मिल रहा है। चुंबक और लिथियम आयन बैटरी जैसे सामानों की चीन से आयात का विकल्प तलाशने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोर दिया। Whatever the thing which we are importing, we should have to find out the Swadeshi alternative in the country without compromise with the quality and the cost. That is exactly the main mission of Atmanirbhar Bharat. फिक्की के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए गडकरी ने उद्योग को गुणवत्ता और कीमत से समझौता किए बिना विभिन्न देशों से आने वाले आयात के स्वदेशी विकल्प खोजने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलने में मदद मिल सकती है और जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़कर 30% तक पहुंच सकती है। गडकरी ने इलेक्ट्रिक कारों, ई बाइक, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए एक बड़ी संभावना जताई। सरकार इथेनॉल जैसे जैविक ईंधनों को बढ़ावा दे रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ सके। पूरी दुनिया को अपने ड्रोन की हेकड़ी दिखाने वाला चीन अजरबैजान के ड्रोन से डर गया है और अब अपने ड्रोन को अपग्रेड करने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। विस्तारवादी चीन को अब अपने ही बनाए ड्रोन पर यकीन नहीं है। चीन अब तक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा था कि उसके हथियार दुनिया के सबसे बेहतर हथियार हैं। लेकिन अजरबैजान जैसे छोटे और मामूली देश ने ड्रैगन को यह बता दिया कि दुनिया में उसकी औकात नहीं के बराबर है। नागोर्नो काराबाग के जंगी मैदान में अजरबैजान की ताकत देखने के बाद अब ड्रैगन को लगने लगा है कि उसे अपने ड्रोन को तकनीकी रूप से और मजबूत करने की जरूरत है। पीएलए से जुड़ी एक सप्लायर कंपनी ने कहा है कि चीन को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। नागोर्नो काराबाग में जंग के दौरान अजरबैजान ने हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसके सामने आर्मेनिया की तकनीक बौनी साबित हो गई। अजरबैजान के ड्रोन ने आर्मेनिया के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। अजरबैजान की इसी ताकत को देखने के बाद अब चीन को भी लगने लगा है कि उसे ऐसे ड्रोन का निर्माण करना चाहिए जो दुश्मन के ड्रोन को टक्कर दे सके। यानी एक बात तो तय हो गई है कि चीन के पास उतने हाईटेक और जानदार ड्रोन नहीं है जिसको लेकर वो दुनिया को हेकड़ी दिखाता है। लेकिन अब पीएलए को हथियार सप्लाई करने वाली फर्म ने रिपोर्ट दी है कि चीन को भी ड्रोन को लेकर काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार करने की जरूरत है। एलएसी पर ड्रैगन की हालत लगातार खराब होती जा रही है। वो भारत से लड़ने से पहले खुद अपनी जान बचाता हुआ नजर आ रहा है। लद्दाख की बर्फीली वादियों में ड्रैगन के होश फाख्ता हो रहे हैं। जिनपिंग की बौनी आर्मी अब खुद को बचाने के लिए जंग करती नजर आ रही है। हिंदुस्तान से हर फ्रंट पर मात खाने के बाद अब रेड आर्मी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रही है। ताजा तस्वीरें लद्दाख से आई हैं, जहां चीन अब से कुछ दिन पहले तक अपने सैनिकों को नए नए हथियारों से लैस कर रहा था।
अब खबर है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को नए तरीके का सूट दिया जा रहा है। ये सूट उसे सर्दी से भी बचाएगा और दुश्मन से भी। चीन अपने सैनिकों को अब आयरन मैन एक्सोस्केलेटन सूट दे रहा है। आयरन मैन एक्सोस्केलेटन सूट खास तरह से काम करता है। इस सूट को पहनकर चीनी सैनिक काफी ऊंचाई पर भी जा सकते हैं। किसी मिशन को अंजाम देने में चीनी सैनिकों को परेशानी नहीं होगी। इससे पहले एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया था कि चीन ने भारत की सीमा पर अपने नए होवित्जर गनों को भी तैनात किया है। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव बरकरार है। हर बार बातचीत का नाटक कर ड्रैगन हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश भी रचता है, लेकिन हिंदुस्तान के सुरमा इस मौसम में भी सरहद पर डटे हैं और इनकी नजर ड्रैगन की हर चाल पर है। LOC पर पाकिस्तान हैवी आर्टिलरी गन से अटैक कर रहा है। निर्दोष नागरिकों को निशाना लगातार पाकिस्तान बना रहा है। सेना ने ताकीद की है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। सीमा पार से गोलीबारी और बेवजह की बमबारी पाकिस्तान की फितरत रही है, लेकिन हाल के दिनों में उसकी हिमाकत बढ़ने लगी है। वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सतेंद्र कुमार सैनी ने साफ साफ कहा कि नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान भारी क्षमता वाले आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल कर रहा है। We have been retaliating in a calibrated manner and we are prepared for all contingencies which arise on the line of control. पाकिस्तान की हिमाकत का भारतीय सैनिक मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बार बार हालात बिगाड़ने की कोशिशों में जुटा है। भारी गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ आम बात हो रही है, लेकिन अब वो बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाकर सहनशीलता को चुनौती दे रहा है। चीन के दम पर कूद रहे पाकिस्तान को भी ये पता है कि चीन उसका इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल चीन के साथ भी सीमा विवाद समेत सुरक्षा मसलों को सुलझाने के प्रयास जारी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए समस्या का हल निकल जाएगा और अप्रैल महीने की यथास्थिति बहाल हो जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम डाल रहे हैं। ये बड़ी खबर क्या है आप जरा देखिए। भगोड़े जाकिर नाइक की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। भारत के खिलाफ जाकिर नाइक की बहुत बड़ी साजिश। ये बड़ी खबर जाकिर नाइक से जुड़ी हुई है। जाकिर नाइक की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। रोहिंग्या आतंकवादियों से हमला कराने की फिराक में है जाकिर नाइक। आतंकवादियों ने महिला कमांडर को ट्रेन किया है और इस पूरी साजिश में जाकिर नाइक लगा हुआ। मलेशिया के ग्रुप ने हमले की $2 लाख की डील बाकायदा की है। भगोड़े जाकिर नाइक की बड़ी साजिश का ये बड़ा खुलासा जो कि इस वक्त हम आपके सामने कर रहे हैं। ये पूरा खुलासा एक बार फिर से आप जान लीजिए। भारत के खिलाफ ये जाकिर नाइक की बहुत बड़ी साजिश है। मलेशिया से ऑपरेट होने वाला एक रोहिंग्या आतंकी संगठन भारत पर हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट से पता चला है कि आतंकी हमला एक महिला की अगुवाई में होगा। आरोप है कि इस आतंकी संगठन का कनेक्शन जाकिर नाइक से जुड़ा है। भारत में आतंकी हमले की तैयारी करने के लिए आतंकी संगठन को म्यांमार में ट्रेनिंग दी गई है। सूत्र बता रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में भारतीय शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों ने इस खबर के सामने आने के बाद राज्यों को आगाह किया है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। राज्यों को भेजे गए अलर्ट में खासतौर से अयोध्या, बोधगया, पंजाब और श्रीनगर का जिक्र है। खुफिया विभाग को इस बात की जानकारी भी मिली है कि आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए $2 लाख की रकम भेजी गई है। इस ट्रांजैक्शन का संबंध भारत से है और इसका लिंक विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक और कुआलालंपुर के रोहिंग्या लीडर मोहम्मद नासिर के बीच जुड़ा है। खबर है कि ये पैसा चेन्नई के एक हवाला ऑपरेटर के पास पहुंचा है और आतंकियों का ये समूह दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बांग्लादेश के रास्ते भारत आ सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।